सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, चूंकि आज हफ्ते का आखिरी रोज है और स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी का नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। पिछले 4 रोज में गैर मुल्की फंड्स ने $1.5 करोड़ कमाए हैं और नवंबर में सरमायाकारों ने $3 करोड़ लगाए हैं। और इसके साथ साथ आज भी 100 इंडेक्स एक और ऑल टाइम हाई पर गया, 61,000 की सतह को उसने अबूर किया। इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है और हफ्ते के अख्ताम पर इस वक्त ट्रेडर्स कितने खुश हैं, जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। कफील, बताइएगा आज क्या कहना है ट्रेडर्स का मार्केट के हवाले से? मार्केट में तो इस वक्त बड़े ज़बरदस्त असरात, पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन कुछ महंगी होती चीज़ों की वजह से आवाम खासे परेशान है। LPG की कीमत में इजाफा हुआ है और अब जो इसका एक सिलेंडर होता है वो 3,000 की सतह को भी अबूर कर गया। इसकी कीमत अब बढ़ते हुए 3,007 रुपये हुई है। ₹3.82 फ़ी किलो का इसमें अब इजाफा हुआ है और आवाम परेशान है कि गैस पहले ही महंगी है, महंगी गैस मिल नहीं रही है और जब वो LPG की तरफ जाते हैं तो LPG की कीमत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और अभी इस इजाफे के क्या असरात मुरतब होंगे और क्यों ये इजाफा मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है, कहाँ जाकर ये कीमत रुकेगी, इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा ये कीमत कहाँ जाकर रुकेगी? एक तो गैस महंगी है, नापैद है, लोगों को मिल नहीं रही है, लोग LPG की तरफ जाते हैं तो वो भी अब महंगी से महंगी होती जा रही है। ये कीमतें बढ़ने का सिलसिला रुकने का नाम लेगा या नहीं रुकेगा? बहुत शुक्रिया, लेकिन इस दफा इंटरनेशनल कीमत नहीं बढ़ी। ये जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से कीमत में इजाफा हुआ है। अच्छा। अदरवाइज जो इंटरनेशनल कीमत से इजाफा नहीं हुआ, जो एज पर पॉलिसी चल रहा है। लेकिन मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, पाकिस्तान की जो लोकल प्रोडक्शन है तमाम मार्केटिंग कंपनियों में तकसीम की जाए इस शर्त में, क्योंकि 60% LPG हमें इम्पोर्ट की जरूरत है। तो इस वक्त जो इम्पोर्ट लोग कर रहे हैं वो लोकल को मिक्स करेंगे और LPG और जो 8 जो बड़े प्रोड्यूसर पाकिस्तान को लूट रहे हैं उसे छुटकारा मिलने में LPG सस्ती हो जाएगी बहुत ज्यादा। और जिस तरह LNG के ऊपर टैक्सेस में छूट दी गई, हमें भी इसी तरह ट्रीट किया जाए गैस के तलक से। इंशाल्लाह आवाम की जो दस्तरस में LPG आएगी और कुदरती गैस से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा जी। अच्छा, तो इरफान साहब ये कह रहे हैं कि डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से ये इजाफा हुआ है और ये कोई बहुत बड़ा भी इजाफा नहीं है, मामूली सा इजाफा है, लेकिन ये डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से कमी भी होती है। जब डॉलर की कीमत नीचे आती है तो उसमें फिर किस परसेंटेज के हिसाब से LPG की कीमत कम होती है और आखिरी बार कब कम हुई थी, जरा आपके इल्म में हो तो? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये कमी होनी चाहिए। जब डॉलर नीचे है कमी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि बात ये है मुसलमान हम बिल्कुल अब ये लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते हैं, लेकिन हमें स्टेट को चाहिए कि इस चीज को मॉनिटर करना कि ताकि ओगरा की कीमत के ऊपर प्राइस की खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाया जाए, सप्लाई चेन को बिल्कुल मॉनिटर किया जाए ताकि आवाम को गैस सस्ती मिल सके। हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत। चूंकि जब पॉलिसी बनी थी 2016 में, उस वक्त LPG की इंपोर्ट 15-20% इंपोर्ट की हमें जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इस वक्त 60 से 70% LPG की इंपोर्ट की हमें जरूरत पड़ रही है। हमें पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है इस वक्त। आवाम को जो LPG उसकी दस्तरस में लाने के लिए हमें LPG तमाम जो लोकल गैस पैदा हो रही है उसको तमाम मार्केटिंग कंपनी, जिस तरह PPL में ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है, PPL की तरह तमाम कंपनियों में सारी तकसीम कर दी जाए इस शर्त के साथ कि जो LPG कम से कम 100% इंपोर्ट करेगा या 50%, उसके लिए फार्मूला बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ LPG 100 रुपए किलो सस्ती हो सकती है जी। अच्छा, तो इरफान साहब ये डॉलर की फ्लक्चुएशन से LPG की कीमत बढ़ाता कौन है, महंगी कौन करता है, और फिर जब डॉलर नीचे आता है तो कम कौन नहीं होने देता, कौन रुकावट है इसमें? देखें जी, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले कहा कि हम सब उसमें कसूरवार होते हैं। हमें कम से कम हुकूमत को बिल्कुल इसके ऊपर हमें एक प्राइस कमेटी तश्कील देनी चाहिए पाकिस्तान लेवल पे। और फिर जिस तरह ओगरा ने आर्टिकल 29 के तहत तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को दिए, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सप्लाई चेन को मॉनिटर किया जाए। तो ओगरा की कीमत पर सप्लाई चेन कराची से चले और खैबर तक कीमत को मॉनिटर किया जा सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। इस तरह LPG इंडस्ट्री में काली बेड़े हैं जो आवाम को लूटती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि हमें सबको मिलकर आवाम की जो इस वक्त मजबूरियां हैं उससे फायदा नहीं उठाना चाहिए। LPG को सरकारी कीमत पे तो सप्लाई को यकीनी बनाना चाहिए। क्या ये जरूरी है कि वो हुकूमत डंडा उठाए, एक कमेटी बनाए? क्या आप लोग अपनी एसोसिएशन के थ्रू खुद कोई कमेटी नहीं तश्कील दे सकते? मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, जो काली चंद बेड़े हैं इस मुल्क में, उसी की वजह से ये सारी फ्लक्चुएशन होती है, डॉलर की जब में या LPG की। हमें
बासियत मुसलमान सोचना चाहिए, लोगों की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो भी एलपीजी की प्राइस के ऊपर ओगरा की कीमत तो इरफान साहब, ये कौन सी काली भेड़ है, ये कौन से माफियाज हैं? इनको आपके पास मौका है भी, आपकी बात हुकाम बाला तक पहुंच रही है, आप उन माफियाज को बेनकाब करें ना, आप बताएं, आप उन माफियाज को एक्सपोज करेंगे तो वो इस काम से रुकेंगे। इरफान साहब, आप उनको बेनकाब क्यों नहीं कर रहे? मैं आपका बिल्कुल समझ नहीं पाया सवाल जी। मैं कह रहा हूँ जो जिन काली भेड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन माफियाज का आप जिक्र कर रहे हैं, आप उनको एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे, आप उन्हें बेनकाब क्यों नहीं कर रहे, ताकि वो मंजर आम पर आए, लोग देखें कि एलपीजी की कीमत बढ़ रही है तो ये लोग जिम्मेदार हैं उसके। आप लाइन पे रहिएगा। पिछले साल एसएचजीसी ने जी भर के ब्लैक मार्केटिंग की, ओगरा ने उनको नोटिस जारी किए, उसके खिलाफ एक एक्शन नहीं हुआ। मैंने बार बार लिखा, ओगरा पाकिस्तान में एलपीजी इंपोर्ट करने के लिए पेपरा रूल की छूट मिली। एक ही इंपोर्टर, गवर्नमेंट इंपोर्टर है, एसएचजीसी है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैंने एक दफा नहीं 101 दफा, और आप चैनल से अभी भी एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं अभी भी एक्सपोज कर रहा हूँ। काली भेड़ें एसएचजीसी में बैठी जो एलपीजी इंपोर्ट कर रही, पेपरा रूल की उनको छूट मिली है, उसके बावजूद उन्होंने अरबों रुपया कमाया। चंद लोग जो उसके फ्रंट मैन थे, मैंने एक दफा नहीं 101 दफा एक्सपोज किया, अभी भी कर रहा हूँ। ये ओगरा में उनके खिलाफ एक्शन हुआ, फिर एक्शन रोक दिया गया उनके खिलाफ। अगर आज भी किसी एक कंपनी के खिलाफ एक्शन हो जाए, ये पानी मिक्स पिकल की एलपीजी जो बिकती फरोख्त होती है, किसी एक कंपनी के खिलाफ एक्शन हो जाए तो आप यकीन मानेंगे सारी इंडस्ट्री ठीक हो सकती है। लेकिन हमारे में काली भेड़े हैं, जो मैं फिर एक्सपोज कर रहा हूँ, एसएचजीसी के खिलाफ जब कार्रवाई की होती तो आज ये वक्त में ना देखना पड़ता। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब, चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि काली भेड़ें मौजूद हैं, इसकी वजह से एलपीजी की कीमत में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है और एक रिलीफ इस वक्त आवाम से छीन लिया गया, उसको नहीं दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गुज़िश्ता रात बरकरार रखी गई हैं और मिट्टी का तेल और लाइट डीजल में कमी ज़रूर की गई, लेकिन पेट्रोल की कीमत का जो रिलीफ तकरीबन 10 रुपये का रिलीफ जो आवाम को मिल सकता था, वो निगरान हुकूमत ने आवाम के हक़ में फ़ैसला नहीं किया बल्कि उसको रोक लिया। अब इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है, क्या कह रहे हैं आवाम, किस तरह के उनके तासुरात हैं, ज़रा ये देखिए। पेट्रोल कम से कम 250 रुपये होना चाहिए और इससे कम हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर इतना ज़्यादा कम नहीं कर रहे तो 220-230 तक लाना चाहिए। सानू तो कोई सहूलत ही नहीं की, गैस है, हर चीज़ महंगी, रोटी पूरी नहीं होती साथ जी, की कर सकते हैं। अभी जो हम 500 रुपये का पेट्रोल, पहले 500 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल करता था, अभी महंगा होने की वजह से 1000, 1100, 1200 रुपये पेट्रोल खर्च होता है। वो महंगा करता है तो आपको पता है जी, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, और जो है सस्ता करता है 2 रुपये, 3 रुपये पे तो क्या होता है जी। अभी कहते हैं ना वो सस्ता होना चाहिए, गरीब आदमी है, कार बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, हालात ख़राब हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, थोड़ा सा आवाम का ख्याल करो, थोड़ा सा रिलीफ दें। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था लेकिन बस नहीं किया, आवाम के लिए रिलीफ देना चाहिए था लेकिन नहीं दे पाई है। ख्वाहिश थी कि कम ही होगी और कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। आलमी इदारों में उनमें कमी की जाने के बावजूद हमारे यहाँ कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पुरुमीन थे कि पेट्रोल के जो रेट हैं उनमें कमी होगी, पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको बरकरार रखा है। तो निगरान हुकूमत के इस फैसले से आवाम बहरहाल खुश नहीं है कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी हो सकती थी, जो फ़ायदा आवाम तक पहुंचाया जा सकता था, उससे आवाम को महरूम रखा गया। बहरहाल एफबीआर ने एक बड़ी कामयाबी अब हासिल कर ली है और नवंबर 2023 में 736 अरब रुपए इकट्ठे करके 5 माह का हदफ हासिल किया है, जिससे माहाना 38% की नमू का इशारा मिलता है। IMF से तयशुदा हदफ के मुताबिक माहाना हदफ कितना मुकर्रर किया गया है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। फिर वापस आकर जीशान मर्चेंट साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। तो इब्तदाई 5 माह का हदफ बड़ी कामयाबी के साथ एफबीआर ने अबूर किया है। अब देखना है कि जब ये साल ख़त्म होगा तो उस वक्त तक कितनी कामयाबी एफबीआर को मिलती है। जीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो एफबीआर ने कामयाबी के साथ अपने 5 माह का हदफ हासिल किया है, इसमें क्या टैक्स नेट भी बढ़ा है या सिर्फ ये टैक्स कलेक्शन कोई बढ़ाया गया है? देखिए, दोनों तरफ काम हो रहा है इस वक्त। एक तरफ जो है वो टैक्स कलेक्शन भी बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस भी जो है वो हो रही है। इस वक्त एफबीआर दोनों तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए जो है एफबीआर ने टीम्स को बनाया हुआ है जो कि अब ग्राउंड पे जाके जो है लोगों को चेक कर रहे हैं कि वो टैक्स नेट में है या नहीं है, और अगर वो टैक्स नेट में नहीं है तो उनको रजिस्टर किया जा रहा है अगर उनकी टैक्सेबल इनकम है। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन अगर आप देखते हैं तो टैक्स कलेक्शन में ये
इस वक्त हमें ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि डिस्पाइट हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, लेकिन जो है टैक्स अथॉरिटीज़ ने जो है टैक्स का जो टारगेट था मंथ ऑन मंथ और अभी तक जो जुलाई से लेकर नवंबर तक का टारगेट है उसको न सिर्फ अचीव किया है बल्कि जो है एक्सेस कलेक्शन है, जो कि आने वाले महीनों में भी जो है एफबीआर को उससे न सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करने में मदद मिलेगी, बल्कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है बहुत अच्छी बात है कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस एफबीआर ने अपने टारगेट को अचीव। और जिशान साहब, अभी टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो अभी कुछ मजीद स्टेप्स जिनके बारे में सोचा गया है, आईएमएफ के साथ मिलकर बात भी की गई है, तो उन पर जब इम्प्लीमेंट होगा तो फिर ये जो टैक्स कलेक्शन है इसमें किस हद तक इजाफा हो सकता है और फिर तो शायद ये टैक्स कलेक्शन सरप्लस में भी जा सकती है, जो हदफ है उससे भी ज़्यादा कलेक्ट हो सकता है। देखिए, ये आपको एक जनरल में आपके प्रोग्राम की वसाकत से आपके आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि जो मेजर कलेक्शन है वो जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स हैं हमारे, या जो एलटीओस जो लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस है, ये सारी मेजर कलेक्शन वहीं से होती है। और ये बात भी सबको पता है कि कराची का जो लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस है वो सबसे ज्यादा कलेक्शन उसकी ज्यादा होती है। और अगर जहाँ तक बात हम टैक्स बेस की करते हैं तो जो हमारा टारगेट है इस साल का, मेरे ख्याल से अगर हम ये सही तरीके से ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस में बढ़ गए तो हमें हमारा जो टैक्स पेयर जो होने चाहिए पाकिस्तान में वो आबादी के हिसाब से, किसी भी मुल्क की अगर आप बात करते हैं तो आबादी के हिसाब से तकरीबन 4% या 5% के करीब अगर टैक्स पेयर हो तो वो सही है। हमारे मुल्क में 1.2% है, तो गुंजाइश तो इस वक्त बहुत है। और मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट इस वक्त अपना रोल प्ले कर रही है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, उससे न सिर्फ टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे बल्कि टैक्स कलेक्शन भी यकीनन बढ़ सकती है, जो हमारे न सिर्फ टैक्स टारगेट्स में बल्कि आने वाले वक्त में जो फिस्कल स्पेस है उसमें मदद मिलेगी इससे। तो ज़ीशान साहब, ये जो गैप है ये ज़ाहिर है 1.1% से ये 4% तक का, ये एक ह्यूज गैप है। अब ये इस गैप को मार्जिनलाइज करने में, इसके गैप ये कम करने में कितना वक्त दरकार होगा? यानी अगले 6 माह से 1 साल के अंदर क्या हम 2% को टच कर सकते हैं? और अगर करना है तो उसके लिए फिर क्या क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, ओवरनाइट तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। हमारे इस वक्त जो टैक्स बेस है, जो टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं, वो तकरीबन अराउंड 5 मिलियन के करीब हैं। अगर पहले स्टेप में अगर हम ये हमारा टारगेट हो कि हम 2.5 मिलियन टैक्स पेयर्स को अगले 6 माह में टारगेट करें और अगले 2.5 मिलियन को अगर अगले 6 माह में 1 साल में अगर हम 50 लाख टैक्स पेयर्स और अगर हासिल करने में कामयाब होते तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके लिए जो है आपको प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, किसी को तंग किए बगैर और वॉलंटरी कंप्लायंस के थ्रू जो है आपको काम करना पड़ेगा। फील्ड ऑफिसर्स को जो है वो आपको निकलना पड़ेगा और जाके लोगों के टैक्स, यानी ग्राउंड रियलिटी की बेसिस पे लोगों को टैक्स नेट मिले तो वो बेहतर होगा। नोटिस के थ्रू अगर टैक्स नेट में लेने की कोशिश करेंगे तो ये माजी में भी बड़ी सारी एफर्ट्स हुई हैं और इसका कोई खातिर खा हमें फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता ये जरूर है कि जो अब हम देख रहे हैं एक थोड़ा सा चेंज, कि जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है उसकी टीमें बनी है और ना सिर्फ वो लोग जो है विजिट्स कर रहे हैं बल्कि विजिट करने के बाद लोगों को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जो स्टेप मैं समझता हूँ जो कि बहुत जरूरी है, टैक्स अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि टैक्स क्यों देना चाहिए। इस वक्त आप किसी से बात करते हैं तो वो यही कहता है कि मैं टैक्स क्यों दूं, मुझे बदले में मिलता क्या है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है इसको दूर करने की जरूरत है कि मुल्क में जैसे आप रह रहे हैं आपको हर किस्म की आसाइश अवेलेबल है, अलबत्ता वो बढ़ जाएगी अगर आप अपना ड्यू टैक्स देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफर्ट कर रही है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो ड्यू टैक्स लायबिलिटी है वो हमें देना चाहिए ताकि हम मुल्क को मदद करें और इससे हमारे ही हालात बेहतर हो। और ज़ीशान साहब, क्या हमारा हर टैक्स फाइलर टैक्स पेयर भी होता है? मिसाल के तौर पर अगर ये 50 लाख टैक्स फाइलर हैं इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या वो 50 लाख के 50 लाख टैक्स पेयर भी होंगे या उसमें भी फिर कुछ सिर्फ वो महज डॉक्यूमेंटेशन होती है, उन्होंने टैक्स नहीं पे किया हुआ होता, या इनकम कुछ और होती है और टैक्स कुछ और पे किया जा रहा होता है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ताकि पाकिस्तान में तकरीबन 12 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, जो 12 करोड़ लोग जो हैं वो मोबाइल यूज करते हैं। तो 12 करोड़ लोग किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स तो दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो विथहोल्डिंग बेसिस पे कट जाते हैं। अलबत्ता ये जो आपका सवाल है ये बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या जिनका टैक्स कट रहा है वो फाइलर भी हैं? ऐसा नहीं है। जो हम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनको देखेंगे तो उनका टैक्स विदहोल्ड हो रहा है लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। अगर वो रिटर्न फाइल करेंगे तो यकीनन हो सकता है कि उनकी टैक्स लायबिलिटी ना बने, बल्कि उनका रिफंड बने। तो यहाँ पे वो जो अवेयरनेस वाली बात है जिसके ऊपर अभी मैं बात कर रहा था आपके साथ, कि अवेयरनेस क्रिएशन बहुत जरूरी है
और अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, बगैर किसी को फोर्सली और नाजायज तरीके से टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा टैक्स पेयर्स को ना सिर्फ ला सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं ये भी एक एफबीआर को जो है सजेशन और रिक्वेस्ट आदर करना चाहूंगा कि जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी हैं, खुदारा उनको थोड़ा सा रिलीफ दीजिए, और जो सिस्टम में नहीं है उनको लेके आइए, क्योंकि जो टैक्स दे रहा है अगर उन्हीं के ऊपर आप मजीद टैक्सेस लगाते चले जाएंगे तो वो आपके सिस्टम से जो है भाग जाए। और ज़ीशान साहब, ये बड़ा वैलिड आपने पॉइंट रहा है, और ये टैक्स रिलीफ किस तरह का हो सकता है, अगर कोई एक दो एडवाइस भी आप शेयर कर सकें। देखिए, हमारे मुल्क में जो इस वक्त टैक्स रेट है 35% इनकम टैक्स और 18% सेल्स टैक्स, और उसके ऊपर 4% जो है वो फर्दर टैक्स लगता है, तो 22% सेल्स टैक्स और 35% इनकम टैक्स देना इम्पॉसिबल है। अगर आप ये समझें कि मैं 100 रुपए कमा के 35 रुपए आपको दे दूं टैक्स में, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, देखिए ना, होता ही है कि अगर मैं बहुत ज्यादा कमा रहा हूं और मेरे खर्चे कम है तो मुझे ये टैक्स देना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा और टैक्स रेट भी बहुत हाई हो, तो उस सूरत में टैक्स रेट ज्यादा की सूरत में मैं कभी टैक्स नहीं दूंगा। आप मुझसे अगर ये कहेंगे कि 100 रुपए कमाओ और 10 रुपए दे दो, मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि 35% इनकम टैक्स दो, फिर 10% सुपर टैक्स दो, तो मैं कभी भी नहीं दूंगा। 71% दो, तो ये मैं 40-50% टैक्स नहीं दे सकता आपको। तो अगर आप समझते हैं कि टैक्स में रिलीफ कैसे देना है लोगों को, तो आपको टैक्स रेट को रैशनलाइज करना पड़ेगा, ना सिर्फ इनकम टैक्स को बल्कि सेल्स टैक्स रेट को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। और इसके बाद यकीनन अगर फिर कोई टैक्स चोरी करता है तो उसको एग्जाम्पल बनाए ताकि लोग टैक्स चोरी ना करें और अवेयरनेस क्रिएट करें। और जहां तक हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट है टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के दरमियान, उसको भी दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। और ये जो इन्फ्लेशन और का परसेंटेज और टैक्स का जो परसेंटेज इस वक्त है, ज़ाहिर है इसको बैलेंस में रखने के लिए फिर क्या इस वक्त हमारी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी नहीं रही, इंटेंशन नहीं रही, चूंकि इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता जा रहा है, टैक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा बोझ तो आवाम पर आ रहा है। और आपको लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये 35 और 36% के हिसाब से ये खुद भी टैक्स पेयर्स होंगे? यकीनन देखें, जो सिस्टम है वो तो अपनी टैक्स लायबिलिटी ड्यूली पे कर रहा होता है, लेकिन मसला ये है कि आप जहां बात करते हैं ना एफबीआर, तो ये टैक्स रेट 35% तो आज से नहीं कई सालों से है। अलबत्ता सुपर टैक्स और 7E और CVT ये अभी 2 सालों में आए, जिसकी वजह से आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट की जो लायबिलिटी है वो कहीं कहीं 40-50% भी हो गई है। तो उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपके लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं इस वक्त। तो आपको करना ये चाहिए, इस वक्त आपकी इकोनॉमी चूंकि सुस्त रवि का शिकार है, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त बहुत ज्यादा हायर साइड पे, उसको नीचे लाना चाहिए, क्योंकि अब हमारा इन्फ्लेशन किसी हद तक कुछ काबू होने लगा है और जो ईयर एंड की प्रेडिक्शन है वो तकरीबन कोई 26% के करीब है। हम 42% से अगर 26% पे आते हैं तो उस सूरत में आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा अगर, तो आपका बिजनेस जो है वो बेहतर होना शुरू करेगा, क्योंकि 35% में या 22-23-24% इंटरेस्ट रेट में कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता और कोई बेहतर रिजल्ट शो नहीं कर सकता। सही। तो ज़ियान साहब, इसका मतलब आखिर में बस ये बताइए कि ये फिर इस जो सपोर्टिंग स्टेप्स हैं वो उठाए बगैर हम पूरी की पूरी जिम्मेदारी एफबीआर या चेयरमैन एफबीआर पर डाल देते हैं, तो फिर वो भी गलत है। उसको भी डीपोलिटिसाइज करें, उसको इंडिपेंडेंट करें और फिर साथ साथ ये सपोर्टिंग स्टेप्स भी उठाएं, चूंकि ये पूरी एक लड़ी लग रही है। देखिए, अगर सारा बोझ एफबीआर पे डाल दिया जाएगा और दूसरे फैक्टर्स को सही नहीं किया जाएगा तो एफबीआर उसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप साइड लाइन पे इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आते हैं, टैक्स बेस, अगर एफबीआर अपने टैक्स बेस को बढ़ाता है, तो ओवरऑल आपकी जो सिचुएशन है वो संभलना शुरू हो जाएगी। फिस्कल स्पेस आपका उसी वक्त क्रिएट होगा कि जब एक तो जैसे आप एफबीआर, आपने जैसे बात की ना, अलग होना चाहिए डिपार्टमेंट, एफबीआर का पॉलिसी विंग जो है, ये फैसला हो गया कि उसको अलग कर दिया जाएगा, तो उसमें न सिर्फ एफबीआर के लोग होंगे बल्कि बिजनेसेस भी होंगे और गवर्नमेंट के लोग भी होंगे। तो जब वो पॉलिसी बनाएंगे तो फिर एफबीआर के ऊपर भी कलेक्शन का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो इस वक्त पोजीशन है, जो पॉलिसी बना रहा है वो एफबीआर में ही बैठा, तो वो बनाता ही जो है वो उस तरह की पॉलिसी है कि जहाँ पे टैक्स मजीद लगे। तो जब आप इंडिपेंडेंस पॉलिसी बोर्ड कर देंगे तो यकीनन इन चीजों को समझेगा, लॉ में अगर कोई सुकम है तो उसको ठीक करेगा और उससे एक चीज रैशनलाइज होने लगेगी और गवर्नमेंट के पास भी उसके बाद स्पेस आना शुरू होगा। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एफबीआर के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए, एक ऑल सोसाइटी एज गवर्नमेंट जो इस वक्त बैठी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, स्टेट बैंक है, इन सबको मिलकर एफर्ट करनी पड़ेगी। कहीं इंटरेस्ट रेट कम करना है तो इंटरेस्ट रेट कम कीजिए, कहीं पॉलिसीज ऐसी बनानी है कि जिससे
इन्वेस्टर आपके मुल्क में आए तो यकीनन जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपके मुल्क इन्वेस्टमेंट होगी और टैक्स रेट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें अगर आप करते हैं ठीक है, तो उससे बेहतर। बहुत जबरदस्त आपकी एडवाइस है, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान मर्चेंट साहब टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और बड़ी अहम स्टोरीज हैं जिस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और महंगी गैस ने अब सनतकारों के मसाइल में बेपनाह इजाफा कर दिया है और इतनी ज़्यादा गैस महंगी हो गई है कि इस वक्त पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है। और अब फैसला किया गया सनतकारों की तरफ से कि एक दिन यानी 4 दिसंबर को हफ्ते में एक रोज़ के लिए एक्सपोर्ट्स को बंद किया जाएगा और फिर ये सिलसिला मरहलावार आगे बढ़ता रहेगा और ये दिनों की तादाद में यानी इस बंदिश में इजाफा होता रहेगा। अब इससे कितना नुकसान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को होगा और आगे जाकर अगर एक महीने में 3 दिन तक ये सिलसिला बढ़ जाता है तो ये एहतजाज और हड़ताल पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना मुतासिर कर सकती है, इसका वे आउट क्या, गवर्नमेंट इस पर क्यों कोई सीरियस स्टेप्स नहीं ले रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आकर जावेद बलवानी साहब वाइस चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अब सनतकारों का बुनियादी मसला है क्या, इसी पर गुफ्तगू के लिए जावेद बलवानी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा उनसे जानते हैं। बिल्कुल एक बुनियादी बात से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। असल और बुनियादी मसला आप लोगों का है क्या, इशू है क्या जिस पर आप ये इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची के लोग पाकिस्तान के अंदर मेट्रोपॉलिटन वाइज सिटी है ये, और कराची के लोग हमेशा यूँ गिने जाते हैं कि ये शरीफ लोग हैं, ये हंगामा नहीं करते। यहाँ की ताजिर बिरादरी है, कभी कोई टैक्स का मैटर हो चाहे कुछ हो तो कराची में इतनी स्ट्राइक्स नहीं होती जितनी और शहरों में होती है। अच्छा, ये गैस के प्राइस इन्होंने इतनी बढ़ा दिए कि इंडस्ट्री जो है वो वायबल ही नहीं रहेगी। अच्छा, इंडस्ट्री नुकसान करेगी। देखिए, एक होता है प्रॉफिट में से नुकसान, प्रॉफिट में से नुकसान इंसान बर्दाश्त कर सकता है मगर जेब से नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करेगा। इन्होंने रेट एकदम 130% 100% बढ़ा दिए। अच्छा, हमेशा ओगरा जो नोटिफिकेशन निकालता था उसमें हम हमेशा कहते थे कि साहब आप फर्टिलाइज़र को क्यों सब्सिडी देते हैं? अगर आपको सब्सिडी देनी है, आपको अगर रहम आ रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर पे तो अपने जेब से दें, आप दूसरों के जेब से क्यों रहम खाते हैं? देखिए, ओगरा डिटर्मिनेशन करता है, ओगरा डिटर्मिनेशन जो करता है ना, हम उस प्राइस को हमेशा एग्री करते हैं और उसके अंदर 22% मुनाफा है। 22% तो हम मुनाफा नहीं करते। आप मुझे ये बताएं 22% कौन सी इंडस्ट्री मुनाफा करती है? 22% मुनाफा है जिसमें ओगरा ने जो डिटर्मिनेशन किया है उसमें 22% मुनाफा रख के प्राइस दिए। अच्छा। अब 1350 जो प्राइस है उसमें 22% मुनाफा है। अब आप मुझे बताएं, हम कहते हैं और ये सिर्फ ओगरा का मुनाफा है? ओगरा ने सारे जितने वेल्स और जितने खर्चे, जितने भी खर्चे हैं SSGC के, इनके वो सबको गिनने के बाद मुनाफा रखा है 22%। अच्छा, वो मुनाफे के हम बोलते हैं मुनाफा रख के जो रेट आप दे रहे हो निकाला है, हम वो रेट देने को तैयार हैं। ये बोले नहीं 1350 में हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बोला भाई आपके जेब से हमको रहम आ रहा है दूसरों के लिए। अच्छा, डोमेस्टिक को आपके जेब से देना है, IPPs को आपके जेब से देना है, फर्टिलाइजर को आपके जेब से देना है। हमने इनसे कहा कि यार फर्टिलाइजर तो 40-40 अरब रुपए साल के कमाता है, आप उसकी बैलेंस शीट देख लें, वेबसाइट पे हैं। हमने SECP से भी मंगाई पिछले 10 साल की। आप उनको इतने जब अरब रुपए कमा रहे हैं, आप उनको क्यों सब्सिडी देते? तो जब साहब ये उसका जवाब नहीं है। अच्छा, ओगरा जब ये फैसला कर रहा होता है कीमत को बढ़ाने का, तो उससे पहले आप लोगों से कोई मुशावरत, आप लोग को ऑन बोर्ड लेना, कोई बातचीत होती है? ओगरा हेयरिंग करता है, ओगरा हेयरिंग करता है। इस बार तो हेयरिंग नहीं की थी मगर ओगरा हेयरिंग करता है हमेशा। ओगरा के पास जो SSGC और SNGPL ने जो भेजा था कि भाई ये हमारे खर्चे हैं और ये, उसने सब जो लिखा था अप्रूव कर दिया। अच्छा, समझे? और उन हेयरिंग्स में आप लोगों की पार्टिसिपेशन होती है? उन हेयरिंग में हम जाते हैं, हम अप्लाई करें तो हमें बुलाते हैं। अच्छा, और इस बार नहीं बुलाते? इस बार नहीं बुलाते? इस बार तो इन्होंने ऐसे ही कर दिया। अच्छा, और अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कैबिनेट ने और ECC ने। अब ECC की मीटिंग थी, वहाँ मिनट्स का एजेंडा भी नहीं था ये। अच्छा, जो एजेंडा आइटम भी नहीं थी, उधर अचानक एडिशनल एजेंडा डाला गया और उसके अंदर अचानक सब ने ओके कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं, एडिशनल एजेंडा भी अगर ECC में और कैबिनेट में आता है
तो जो कैबिनेट के लोग और ईसीसी के लोग हैं उनको हमेशा पहले भेजा जाता है, उन्हें तो पढ़ने का मौका ताकि भी नहीं वो मिला। स्टडी करते हैं, वो पूरा होमवर्क करते हैं। इधर सब बेटे हैं यस सर, यस मिनिस्टर, इन्होंने सब टक करके ओके कर दिया। ना कॉमर्स मिनिस्टर ने उस पर पढ़ा, ना किसी ने भी नहीं पढ़ा। हमने पूछा कैबिनेट के लोगों से आपने कैसे किया है, बोला बस बोला कर दो, हमने कर दिया। यार आप मुझे बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बोरोइंग की है, आपको पेमेंट करनी है, आईएमएफ कंडीशन क्यों डाल रहा है? हमेशा जो आपको लोन देने वाला कोई भी सेक्टर हो, बैंक हो, कोई भी हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो आपको जब डिक्टेट करेगा जब आप उसको टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे और आप उसकी पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी बड़े लड़ैया, एक पेमेंट उतर नहीं रही दूसरे उधार ले लेते हैं। आप पुराना कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लेते हो और खुश होते हो हम नया कर्ज लिया है। अच्छा, इंडस्ट्रीज पे जो बोझ डाला जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट पे, ये खुद ये गवर्नमेंट डाल रही है या आईएमएफ इनको इंडिकेट कर रहा है कि आपने इन सेक्टर्स को? देखो आईएमएफ तो कोई इंडिकेट नहीं करता, आईएमएफ बोलता है बढ़ाओ। अब ये बढ़ाने, आईएमएफ ने कहा कि आप जो है बजट के अंदर अगर आपने सब्सिडी का प्रोविजन नहीं रखा तो आप सब्सिडी नहीं दे सकते। अब इन्होंने सब्सिडी कहां से देनी शुरू कर दी कि मैं अरबाब के साथ, मेरे को बहुत रहम आया, कोई मांगने आया भीख, मैंने अरबाब को बोला जेब से पैसे निकाल दे दे। भाई मैं रहम आ रहा तो तुम अपने जेब से दो ना। तो ये इंडस्ट्री देखे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अगर बंद हो गई ना तो आप 54% एक्सपोर्ट है सिर्फ कराची का, पूरे टोटल मुल्क के एक्सपोर्ट का, और 68% सिर्फ कराची टैक्स देता है डायरेक्ट टैक्स में। आप मुझे ये बताएं, अब पूरा बलूचिस्तान, पूरा सिंध, इन्होंने हमें कहा है कि हम आपके साथ हैं और आप जैसा बोलेंगे हम आपके साथ हैं। बल्कि उनके चैम्बरों के प्रेसिडेंट ने मुझे फोन किया, अच्छा, और बोला कि आप जैसे इंडस्ट्री की स्ट्राइक करेंगे हम भी करेंगे। और ये जो 4 तारीख को आप स्ट्राइक अभी करने जा रहे हैं, एक दिन की, इस एक दिन की स्ट्राइक से पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को कितना डैमेज होगा? देखिए ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो अभी एक्सपोर्ट हुए हैं ना अक्टूबर तक, उसके डेटा से अगर कैलकुलेट करें और 365 दिन गिनो आप उसको, मैं छुट्टियां उटियां नहीं गिन रहा, 365 दिन गिनते हैं तो भी 14 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान है। अच्छा। एक दिन का। सिंध और बलूचिस्तान अगर बंद होगा 47.69 मिलियन डॉलर का पर डे का नुकसान है। अच्छा, और इसमें सारी एक्सपोर्ट्स ओवरऑल शामिल है, चाहे वो किसी भी चीज की एक्सपोर्ट हो? ये तो मैं एक्सपोर्ट का बता रहा हूँ, टैक्स का कितना नुकसान है और जनरल इंडस्ट्री जो बंद होगी इंपोर्ट का कितना नुकसान है, और ये एक दिन का है। और आगे जाके आप लोग 2 दिन और फिर 3 दिन करने जा रहे हैं। अरे हमारे लोग तो साथी ये कुछ कह रहे थे, कुछ देखे हम सारे जाने डेमोक्रेटिक वे में चल रहे हैं। कोई इस वक्त कोई 24 या 25 जाने हैं जो चैम्बर्स और इंडस्ट्रियल टाउन एसोसिएशन और सब मिलके और एक्सपोर्ट की एसोसिएशन मिलके मीटिंग करके ऊपर प्रोग्राम डिसाइड करते हैं कि हमने करना क्या है और बाकायदा प्रोसेस किया है। पहले सब ने अपनी अपनी इमरजेंट जनरल बॉडी मीटिंग्स बुलाई। अच्छा। उसमें डिसाइड किया, फिर उसके बाद उन्होंने मैंडेट लिया इमरजेंट जनरल बॉडी से, ऑफिस बेयरर्स ने, फिर हम सब एक जगह जमा हुए और सारी एसोसिएशन और सारे चैम्बर ने कराची चैम्बर को मैंडेट दिया। अच्छा। ये मैंडेट है, देखें आप ये क्या है। तो जावेद साहब, जब ये प्रोटेस्ट की आपने जब कॉल दी और आपने कहा कि अभी हम एक दिन इसको करने जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है स्ट्राइक करें जब तक हमारे मामला हल नहीं हो। अच्छा, उसके बाद मेजॉरिटी लोगों ने, गवर्नमेंट ने संजीदा नहीं लिया आप लोग इस स्ट्राइक की कॉल को? किसी ने आपसे राब्ता किया हो कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अगर संजीदा लोग होते तो कम से कम एजेंडा तो देखते ना कि हम कर क्या रहे हैं, कि साइने कर देते सिर्फ। आप मुझे बताएं, इसका मतलब ये कि आपने किस आदमी को बिठाया, बगैर पढ़े साइन कर देते हैं? सही। तो इन्होंने देखो कुछ देखा नहीं कि इंडस्ट्री, यानी पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फाइल में सब आपके साथ मौजूद है। बिल्कुल आप भाई, अब अभी सक्खर चैम्बर वाले ने मुझे फोन किया कि जावेद भाई हमको भी आपके साथ मिलना है। सब आ रहे हैं, सब फोन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिंध की इंडस्ट्री का मामला डिफरेंट है। अब ये क्या कहते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्री कैसे चल रही है? पंजाब की इंडस्ट्री जो है सारा बायोमास पे शिफ्ट हो गई है। क्योंकि वहाँ गैस की लोड शेडिंग इतनी होती थी तो उन्होंने सारी इंडस्ट्री को बायोमास पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, वहाँ इंडस्ट्री में बायोमास सस्ता मिलता है। अच्छा, यहाँ महंगा है? यहाँ बायोमास है ही नहीं। कराची में तो वर्टिकल यूनिट ज्यादा है। अच्छा, कराची में इंडस्ट्रियल एरिया सारे शहर के अंदर है। अब कराची के अंदर क्या है, अब आप मुझे बताइए 54% जिस मुल्क का एक्सपोर्ट एक शहर से होता हो
तो वो शहर तो इकोनॉमी का इंजन हो गया। सही। अब जावेद साहब, आप लोग ये डिमांड है क्या इसको कमी इस कीमत में करें जो 130% कभी 100% बढ़ रही है, तो ये कहाँ तक लाएं कमी कि आप लोग के लिए भी काबिल बर्दाश्त हो और हुकूमत का भी काम निकलता रहे? एक वे आउट इसका क्या हो सकता है? हम ये कहते हैं कि सारी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, चाहे पंजाब की हो, चाहे कराची की हो, चाहे इंटीरियर सिंध की हो, चाहे इंटीरियर बलूचिस्तान या बलूचिस्तान की हो, चाहे केपी की हो, हर इंडस्ट्री चलनी चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और इंडस्ट्री ऐसी चलनी चाहिए कि वो नुकसान ना करे जेब से। इंडस्ट्री ऐसी चलनी चाहिए कि वो कंफर्टेबल प्रॉफिट ले, कमाए और ग्रोथ करे। जब ग्रोथ नहीं करेगी इंडस्ट्री तो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही। सारा नौजवान दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं दुनिया में। टीवी में ऐड आती है 150 कंट्री के अंदर रिश्ते पाकिस्तानी लड़कियों के। यार अब 150 कंट्री में हमारे लोग चले गए, हमको शर्म नहीं आती? और हमारा घर है और हम दूसरों के घर में जाके रह रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की कॉल से पहले आप लोगों ने खुद से कोई राब्ता करने की कोशिश की कैबिनेट मेंबर से, रेलेवेंट मिनिस्टर से? हमने इसको एनर्जी मिनिस्टर को, मैंने हमारी एसोसिएशन से, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की एसोसिएशन है पाकिस्तान में, गारमेंट की एसोसिएशन है हमारी, $4.5 अरब की अकेली एसोसिएशन, एक सेक्टर टेक्सटाइल का सब सेक्टर है निटवियर गारमेंट्स। मैंने एनर्जी मिनिस्टर को लेटर लिखा, बोला मैं आता हूँ, फोन किया। अच्छा, मोहम्मद अली साहब को? मोहम्मद अली साहब ने। आज महीना हो गया, उनका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे मसरूफ आदमी, आप लोग दोबारा एक बार आप मुझे एक बात बताएं, 4.5 बिलियन जो कमा के दे रही है सेक्टर, उस सेक्टर से मिलने का टाइम नहीं है तो किससे मिलने का टाइम है? मैंने बोला आप आके मिले, हम आपको समझाते हैं, हम आपको रास्ता बताते हैं कि सारे सेक्टर चलेंगे, हम आपको लोड मैनेजमेंट भी समझाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर जो गैस का दाम है उससे सस्ता बायोमास पड़ता है, स्टीम बना। यहाँ पर अभी गैस के दाम को कितना नीचे लाया जाए? वो कुछ नंबर 1350, 22% मुनाफे से ज्यादा और क्या मुनाफा लेंगे यार? सिर्फ इस मुनाफे को कम कर दें 22%। ये 22% मुनाफे के साथ हमको जो 1350 प्राइस है उसमें दें, हम लेंगे, हम तो मना नहीं करते। मगर इनको अब पैसे सब्सिडी देनी है या तो अपने जेब से दें, जेब से नहीं देते तो आप उनके प्रॉफिट को जिस तरह 1 महीने पहले आप लोगों ने लेटर लिखा, फिर उन्होंने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की, अगर ये अगले मैं एग्जैक्ट डेट भी बता सकता हूँ, मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया था। हाँ, 1-1.5 माह तक अगर ये सिलसिला भी मजीद चलता है जावेद साहब, तो ये जाहिर है बंद हो जाएगी इंडस्ट्री। कैसे आप लोग सर्वाइव करेंगे फिर ये 3 दिन एक्सपोर्ट रोक के? हमारा मसला नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अल्लाह का फजल है कि वो सर्वाइव खा भी सकता है, बेचारे वो गरीब लेबर क्या करेगी? हजारों की तादाद में, लाखों, अगर लाखों की तादाद में। गवर्नमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा गवर्नमेंट क्या, हम फॉरेन एक्सचेंज कमा के देते हैं, हम टैक्स देते हैं। अब इनके पास देखो, जब IMF तो इनको डिमांड करता है तो ये क्या करते हैं, फिगर्स बढ़ा देते हैं बस, कि अब टैक्स 10-40% है, इसको 50% कर दो, ये इतना है, इसको यहाँ से। अरे भाई मेहनत करो। अच्छा, अभी तो चूंकि ये ज़ाहिर केयर टेकर सेटअप है, 2 माह बाद इसको ख़त्म होना है, तो अभी क्या कोई ऐसी तजवीज़ है कि इस अपने प्रोटेस्ट को अभी आप फिलहाल पोस्टपोन आगे करें और फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे आप लोग डायलॉग करें? क्यों करें? मुझे एक बात बताएं, अभी मैं तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर को बोलता हूँ कि हर महीने 2-2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दो, कौन देगा? वो बोलेगा मिनिस्ट्री भी लें, पैसे भी दें। यार बात करते हो, पागल हो गए? हम फैक्ट्री चलाएं नुकसान करने के लिए चलाएं? हम 1-2 महीने अपनी लेबर, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, हम नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। अब कब तक करना है कुछ आइडिया नहीं है। कब तक करेंगे? कब? आदमी का एक लिमिट है। मैं डॉक्टर के पास जाऊं, एक बोतल खून की देनी है मुझे, एक ही ले सकता हूं, दूसरी दूंगा तो मना करेगा, डॉक्टर बोलेगा तुम मर जाओगे। अब आप लोग आगे लाइन ऑफ एक्शन इसके बाद क्या है? एक दिन आपने बंद की एक्सपोर्ट, हमारी आज मीटिंग है। अच्छा, आज मीटिंग है, उसके अंदर और मजीद एसोसिएशन हमारे साथ ज्वाइंट हो रही है, बल्कि हमें और लोगों ने भी कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरे सेक्टर्स के लोगों ने वो भी साहब आप स्ट्राइक करोगे तो हमारा पहिया कैसे चलेगा, हम भी परेशान हो जाएंगे। पूरी एक लड़ी होती है, ज़ाहिर है, एक कनेक्शन, पूरी चेन है। उन्होंने बोला आपकी स्ट्राइक में हम शामिल हो जाएं। मैंने बोला भाई देखो, आपको हम जबरदस्ती तो नहीं बुलाएंगे, कोई आदमी घर में मौत होती है तो दावत तो नहीं देता, आओ आओ मिलने। अब ये स्ट्राइक का सिलसिला, आपको अगर हम पे रहम आ रहा है और आपको नजर आ रहा है कि हम मर रहे हैं तो आपका दिल होता है तो आप भी हमारे लिए आवाज उठाओ यार। तो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह आप लोगों ने कोई? पीसफुल प्रोटेस्ट तो हमने पहले देखे, हमने पहले लेटर लिखा, फिर उसके बाद अखबार में अपील दी, और अखबार में भी फ्रंट पेज पे हाफ पेज की अपील दी। कोई फोन नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, और सारी एसोसिएशन के नाम भी लिखे।
अब ये थोड़े कल्चर बन गया ना पाकिस्तान का कि अगर आपको कोई हक लेना है, इंसाफ लेना है, तो आपको सड़कों पर आना पड़ता है, वो आपको बैनर लहराने पड़ते हैं, एक वो माहौल बनाना पड़ता है ज़रा। तो ये इस जानिब आप लोग सोच रहे हैं? नहीं आ रहा। देखें ये एक्सपोर्टर्स किस दुनिया में एक्सपोर्टर कभी सड़क पे नहीं निकले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक्सपोर्टर को सड़क पे निकाल, हमारे यहाँ तो टीचर्स भी सड़कों पर निकले होते हैं, डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ, मतलब ये हाल हो गया यार। मैं आपको बताऊं, गुर्बत का हाल देखें यार, बेचारे गरीब लोगों का क्या हाल है। बल्ब नहीं जलाते घर के अंदर। मेरे फैक्ट्री में मैं आदमियों से पूछता हूँ, सुपरवाइजर लेवल के लोग जिनके लाख लाख रुपए सैलरी है, 80-80 हज़ार रुपए सैलरी है, बोलते हैं जावेद भाई हम रात को फ्रिज बंद कर देते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई घर वाला बल्ब नहीं जलाता। इनको शर्म नहीं आती, ये क्या कर रहे हैं? ये मुल्क को किस तरह चला रहे हैं, किस तरह बचाएंगे? मेरी तो समझ में नहीं आता, एहसास नहीं है। इनके घर में अगर ये चीज़ हो तो इनको पूछे, ये यार क्या जुल्म हो रहा है यार। हम तो डायरेक्ट लेबर से टच में है ना, तो हमको हमसे ज्यादा कौन जानता है यार। बेचारों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, बेचारों के पास पानी नहीं, बेचारों के पास बिजली नहीं, बेचारों के पास क्या जिंदगी है यार। और अगर ये चले डायलॉग की कोई सूरत हाल बनती है, मिनिस्टर साहब आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, अब उनके सामने क्या क्या पॉइंट्स, आपको क्या क्या तजवीज़ रखनी है जो वो फिर काबिल अमल? वो हमें बताए ना कि हमने क्यों करा है, हमें बताए ना। हमारे पास तो है, हम तो उनके कागज लेके तो आपको बताएंगे पीछे से हमने IMF से कर्ज लिया, IMF से लिया तो हमारे जेब से रहम खाओगे आप। आपको सब्सिडी देनी है तो आप हमारे जेब से क्यों रहम खा रहे हो यार। आप चले जाएं पाक सेक्रेटरीट में, चले जाएं किसी सेक्रेटरी के, किसी मिनिस्टर के ऑफिस में जाएं, ऑफिस में कोई भी नहीं होगा, AC चल रहा होगा। और ऑफिस इतने बड़े बड़े होंगे, एक आदमी नहीं, 3-3 AC चल रहे होंगे। यार आप पहले दूसरी चीजें सही करें। क्या कहाँ पैसे जाया कर रहे हैं आप लोग? आप सुबह में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया, हर कमरे में AC चल रहा था, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और आदमी कोई दफ्तर में ही नहीं है, 12-12 बजे तक दफ्तर में कोई नहीं होता, कस्टम के अंदर 3-3 बजे तक दफ्तर में कोई नहीं होता। क्या बात करते हो यार, आप ये चीजें सही करो ना पहले तो। ये तो जाहिर वो, क्योंकि ये इतने अब बोले हमारा माहौल बन गया, ये बहुत सालों का बिगाड़ है, इसमें जाहिर एक टाइम लगेगा, ये तो एक कोई टाइम नहीं लगता। मेरी बात सुनो, यही पाकिस्तानी सऊदीया जाते हैं या दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ऐसी इनकी आवाज तक की नहीं निकलती, ऐसे क्यों में खड़े रहते हैं, यहाँ आके शोर मचाते हैं। अब आज जो आप लोग की मीटिंग है, अब इसमें क्या डिसाइड आप लोग करने जा रहे हैं? ये आगे की कोई स्ट्रेटजी मजीद इसमें कुछ शिद्दत लाएंगे अपने मुतालबे में? क्योंकि आप लोग को आज सामने से रिस्पांस भी नहीं मिल रहा। ये रिस्पांस अगर अगले 1-2 हफ्ते नहीं मिलता फिर क्या है? इंडस्ट्री बंद करना तो हल नहीं है। हम नहीं इंडस्ट्री बंद करेंगे, नुकसान ये हमारे पास, हम बंद करते हैं तो हमारा कम नुकसान है यार। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर आपका इंडस्ट्री चलाने में 100 रुपये का नुकसान है एग्जाम्पल, और बंद करने में आपका 10 रुपये का नुकसान है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? 10 रुपये के नुकसान को दोगे। लेकिन फिर जो आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो फिर दूसरी मार्केट कैप्चर कर लेंगे आके। गवर्नमेंट वो चाह रही है ना कि आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो, हम तो नहीं चाह रहे। और जितने कॉम्पिटिटर्स हैं फिर वो उसका फायदा उठाएंगे। के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमको बाहर सलूट करते हैं कि आप उस मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहे हो जिस मुल्क में एक भी चीज सही नहीं है, पानी सही नहीं मिलता, बिजली सही नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, पोर्ट की सर्विसेज सही नहीं है, गैस नहीं होती, आप कैसे एक्सपोर्ट करते हो? हमको पूछते हैं, हमें कहते हैं कि आप फलाने मुल्क में इंडस्ट्री लगा लो, हम आपको जितना ऑर्डर दे रहे हैं उससे 4 गुना बड़ा ऑर्डर। जो भी हुकूमत आती है हम सुनते हैं उससे कि उसकी तवज्जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर है, हम एक्सपोर्ट्स को 35 बिलियन तक, 40 बिलियन तक ले जाएंगे, ये बयानात तो हमें सुनाई देते हैं। तो फिर क्या मसला, क्या इंटेंशन का इनका मसला है, इनकी इनकॉम्पिटेंस का इशू है? ये सिर्फ ज़बानी कलाम ये दावे क्यों होते हैं? आप लोगों का जब इशू है, इसके मल्टीपल रीज़न है। एक तो देखिए, इस मुल्क में मेरिट नहीं है, इस मुल्क में मेरिट नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप चले जाओ तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको नाम भी लिखने नहीं आता। आप खुद मीडिया वाले चलाते हैं, स्कूल टीचर को नाम लिखने नहीं आता यार। जिस मुल्क में मेरिट नहीं हो उधर यही होता है। मेरिट ही खत्म हो गया इस मुल्क में। आप मुझे बताएं, आप एक अभी एक्सपोर्ट बढ़ी थी, 28% बढ़ी है हमारी कोविड के ज़माने में। कितनी बढ़ी है? 28%। आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं बढ़ी, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स और TDAP ये सब हमसे कोऑर्डिनेशन में थे इंडस्ट्री से, लेकिन और हर रोज मीटिंग करते थे। कुछ मखसूस सेक्टर्स ऐसे हैं एक्सपोर्ट के भी जो इन हालात में भी खुश हैं। कल चेला राम साहब मेरे साथ, केवलानी साहब मौजूद थे, राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, तो वो बड़े खुश थे कि हाँ हमारी तो एक्सपोर्ट अभी आगे बढ़ रही है, हमने 3 बिलियन का टारगेट रखा है, 5 को भी लेकर जा रहे हैं। मुझे बताएं, देखिए हम वैल्यू एडिशन करते हैं, मुल्क तरक्की किससे करता है? आप मुझे बताएं, आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, पानी तो है नहीं आपके पास, शहर में पानी नहीं है यार। मेरी बात सुनो, किसके घर में पानी है?
लीडर्स हमारे कहते हैं कि हमारे घर पे पानी नहीं है। यार शर्म करो। आप एग्रीकल्चर सिर्फ नाम के हो, आपके पास क्या एग्रीकल्चर है? आप एग्रीकल्चर में क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो? आप या तो अब राइस एक्सपोर्ट करना कोई कमाल तो नहीं है, आप वैल्यू एडिशन करो, उसको वैल्यू एडिशन करो। 100 रुपए की चीज को आप 1000 रुपए में बेचो। दुनिया कर रही है, हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। देखिए मेरा काम वैल्यू एडिड सेक्टर से, हम गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और गारमेंट एक्सपोर्ट हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, मगर हमारे बायर को कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल हम पे है, ठीक है, हमारे मुल्क पे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब, वाइस चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे, और जो भी इनके रिजर्वेशन थे वो पहुंच चुके हैं हुकूमत तक, और हर सतह पर इन्होंने रब्ता करने की भी कोशिश की है। अब इनको इंतजार है कि जो रेलेवेंट मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली साहब, वो कब इनको वापस रिस्पॉन्ड करेंगे और इनके मसाइल को सुनेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।